Hello friends, welcome back to Angst Diary. I hope you're doing great. And first of all, a very happy belated Diwali to all of you. I hope आपने ज़्यादा पटाखे नहीं चलाए होंगे. So ये वीडियो जो है, this is an explanatory video of my latest video, My Journey to Higher Self. This video is going to be in Hindi. ये हिंदी में होगा. And I hope you will enjoy it. So here we go. This is one of the best title card I've designed by far for Angst Diary. Look at this small Anki. This little soul carries an entire universe within. She might come across as black and white, but her thoughts were You're a rainbow. But the world wasn't ready for her. So, मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया है, इट्स बेसिकली अबाउट एन आर्टिस्ट. जो इसकी मेन कैरेक्टर है एंग्स, दैट इज़ मी. तो मतलब चश्मा एंड हेयर, ऑब्वियसली नॉट दैट मच क्लोज, बट येस लिटिल क्लोज. सो ये जो वीडियो मैंने स्टार्ट किया है, इट्स बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ये आर्टिस्ट की जर्नी दिखाई है मैंने कि हर थॉट्स वियर अ रेनबो. मतलब कि full imaginative character. Angst is a full imaginative character. Definitely Angst is me. Yes. So ये जो story I have started it, it is from an artist point of view for sure. But आगे जो इसकी जर्नी कवर होती है, ये basically it is applied to each and every living soul on this planet. Trust me. If you look closely into your own life, if you connect the dots one after another, you will find quite relatability. मतलब आपको बहुत सारा relatable element इसमें मिलेगा. You can actually relate to it. If you look closely, कि अगर आप अपनी ही life को closely monitor करते हो, तो आपको बहुत सारे connecting dots इस वीडियो में मिलेंगे. Let's begin. She tried her best to express herself as authentically as possible. But the world is thick-skinned. Dead to the core. Scared of the authenticity that angry world fight back. Before she knows what's happening. See, यहाँ पे world को as a villain दिखाना, I'm not actually saying कि वर्ल्ड एक विलन है. यहाँ पे जो वीडियो का ऑल ओवर जो मीनिंग है कि बेसिकली व्हेन शी वाज इन अ स्लीपिंग मोड, शी वाजंट अवेकन्ड. अभी वो अपनी हायर सेल्फ से मिली नहीं है, तो वो एक स्लीप मोड में है. उसकी जो स्पिरिट है वो एक स्लीप मोड में. और जब स्लीप मोड में, जब आपकी स्पिरिट सो रही होती है, आप अपने हायर सेल्फ में नहीं होते हो, अपने ईगो वाले माइंड में होते हो, तब जो होता है, तब आप जब डिसीजन लेते हो तो वो मोस्टली विक्टिमाइज डिसीजन होते हैं. वो मोस्टली चैनल करते हैं एक वूंडेड थॉट प्रोसेस से. एक मतलब यू लुक एट द वूंड्स रियली क्लोजली. वूंड्स को आप ज़्यादा तवज्जो देते हो. तो जो ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसमें वर्ल्ड विलन नहीं है, बस उसको लग रहा है कि शी इज़ बीइंग अटैक्ड बाय द वर्ल्ड. ऑब्वियसली देयर इज सम डिफरेंसेस. वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन द सेम पेज एज हर. उसने कुछ ऑथेंटिकली एक्सप्रेस किया होगा और वर्ल्ड ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा, बट ये काफ़ी नहीं होता किसी को विलेनाइज करने के लिए. बट चूँकि उसकी स्पिरिट अभी अवेकन नहीं है, वो इट्स इन स्लीप मोड, तो वो थोड़े विक्टिमाइज थॉट प्रोसेस से चैनल कर रही है सारी चीज़ें. तो उसे लग रहा है उसे उस पर एक अटैक हुआ है, या उसको शट डाउन किया गया है, या वॉट एवर इट इज़. और ये अटैक एक्चुअली, ये जो ब्रेक डाउन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ स्पिरिट टू गेट अवेकन्ड. आगे देखते हैं कैसे. The beauty of a creator is even being wounded, they bring creation. ये मेरी फेवरेट लाइन है. दैट इज़ वाई आई जस्ट लव एवरी सिंगल आर्टिस्ट ऑन दिस प्लानट. सीरियसली ये मेरी फेवरेट लाइन है. बिकॉज आर्टिस्ट का जो होता है ना, स्पेशली आर्टिस्ट, दिस इज़ लाइक माई ओन ट्रिब्यूट फॉर एवरी आर्टिस्ट ऑल ओवर द प्लानट. सीरियसली
आर्टिस्ट जो होता है, कलाकार, उसका मतलब गुस्सा करने का तरीका भी बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है. मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. वो अपनी एनर्जी को इस तरीके से चैनल करता है कि इट ऑलवेज एंड्स अप इनटू अ वेरी कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस, अ वेरी कंस्ट्रक्टिव आउटकम. तो आर्टिस्ट जो होता है, ये लाइन भी बहुत मतलब वन ऑफ माई फेवरेट लाइन आई हैव रिटन बाय फार, कि द ब्यूटी ऑफ अ क्रिएटर इज इवन बीइंग वुंडेड दे ब्लीड क्रिएशन. मतलब उनके घाव में भी, उनके खून में भी क्रिएशन रहता है. मतलब वो जितना वुंडेड होंगे, चाहे किसी भी आर्टिस्ट को देख लो, मेरे अभी दिमाग में विंसेंट वैन गॉग का चल रहा है, तो इवन आफ्टर बीइंग वुंडेड, अगर आप कितने भी गहरे डिप्रेशन में हों या वट एवर डार्कनेस यू आर फेसिंग, देन ऑल्सो आर्टिस्ट ऑलवेज क्रिएट. वो कभी भी वो नहीं करते, कभी भी कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करते, किसी को बुली नहीं करते, अपना गुस्सा कहीं और चैनल नहीं करते. वो एक कैनवस लेते हैं और वहाँ पे पूरी उल्टी कर देते हैं. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एन आर्टिस्ट एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू गाइज. सीरियसली लव यू. She was slowly being consumed by the toxic darkness spread by the angry and scared world. She was angry and she wanted to scream, but then she realized she lacks a mouth. mouth. यहाँ डिफर करता है कि not every artist starts because they find difficulty in talking or expressing. हर आर्टिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होता. ये यहाँ पे मैंने अपने पर्सनल चीज़ शेयर की है कि मुझे अपने आप को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करने में 20 साल लग गए थे. 20 years ऑफ माई लाइफ. बिफोर दैट, मतलब जब मैं 20 साल की हुई, उसके पहले आई वॉज लिटरली अ म्यूट मूवी. मतलब बहुत ज़्यादा खुद को मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल अंदर दफना देती थी. मुझे लगता था कि ये लिप्स या माउथ बस बेकार का, ये सिर्फ खाना खाने के लिए, बिकॉज आई डोंट एक्चुअली यूज़ इट फॉर स्पीकिंग. सो ये जो पार्ट है, शी वॉज एंग्री एंड शी वॉन्टेड टू स्क्रीम बट देन शी रियलाइज शी लैक्स अ माउथ. सो ये इट्स अ कम्प्लीटली पर्सनल, हालांकि मेरा अपना मैंने पर्सनल किया है, लेकिन जो आगे चीज़ें हैं दैट इज़ मतलब यू विल फाइंड योर सेल्फ इन टू दैट प्लेस. बट कुछ एलिमेंट मेरे लिटरली काफ़ी पर्सनल है. आई डोंट थिंक कि ये सब पे अप्लाई होता है. Being super pissed at this unfair creation of nature, the self-sabotage button was pressed. Yup. आई डोंट नो, मैंने सदगुरु के वीडियो में कहीं सुना था या किस वीडियो में कि इफ़ यू वांट टू मतलब अपनी थर्ड आई खोलनी होती है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जस्ट डोंट स्पीक फॉर कपल ऑफ डेज. बोलो ही मत, कुछ मत बोलो, हफ्ते भर तक कुछ मत बोलो, शांत रहो. उस फ्रस्ट्रेशन में आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी. तो आई कैन एक्चुअली, आई डोंट नो इफ थर्ड आई हैड ओपन और व्हाट. मुझे कोई भी स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट में या कुछ क्रिएट करने में, कोई कॉमिक बनाने में या कोई डूडल करने में, आई डोंट फाइंड इट डिफ़िकल्टी. मेरे लिए बहुत आसान काम है. और उसका इस पूरे जो आर्ट को मैंने सीखा है, इसका रूट यहीं से है. फॉर नॉट स्पीकिंग फॉर सो मैनी ईयर्स, फॉर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ ऑथेंटिकली. तो मेरे जो माउथ था वो बेसिकली मेरे हाथों में था. इट वॉजंट ऑन माई लिप्स. मुझे लगता था कि मैं अपने हाथों से बात करें. आई यूज टू ड्रॉ, राइट एंड एवरीथिंग. सो ये भी काफ़ी पर्सनल. आई थिंक द होल वीडियो इज़ पर्सनल बट यू विल फाइंड योर सेल्फ इन इट. There come the energy vampires. Anxiety, depression, low self-esteem for sure. She tried Everything. Running away, fighting, showing. Well, कौन शुरू nothing करता है? worked. Right in the midst of that butchering attack, she did something unknowingly. I had no idea this could actually work. What a card. Darkness taught her real life alchemy. She learned the most important lesson of energy transmutation in the very unexpected place. ये एक टिपिकल आर्टिस्ट का डिटॉक्स कल्चर है, टिपिकल आर्टिस्ट का वो. और आई थिंक
कमर्शियल आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही, जो एक्चुअल आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत ही रॉक बॉटम से अपनी आर्ट को कुरेद के, मतलब आर्ट वो कुरेदते नहीं, आर्ट उन्हें कुरेद के निकालती हो, आर्ट उनकी बेसिकली होता ना डूबते को तिनके का सहारा। तो ये वो चीज़ है। मैं एक्चुअली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो रॉक बॉटम मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। ऑल दोज 3 माइंड मॉन्स्टर्स आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो उस पर्टिकुलर डार्कनेस में एक आर्टिस्ट जो होता है वो मोस्टली एक अल्केमिस्ट बन जाता है। अल्केमी जो होती है, इट इज़ अ एनर्जी ट्रांसमिटेशन। अल्केमी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अल्केमी बोलते हैं। सपोज करो बहुत से जो गाइज होते हैं वो मोस्टली अपना एंगर जिम में प्रोसेस करते हैं। व्हेन दे गेट एंग्री दे डू मोर जिमिंग। तो वो अल्केमी है, दैट इज़ एक्चुअली एन अल्केमी। आपको एनर्जी मिली गुस्से वाली और आपने उसको अपने फिजिकल बॉडी में उसको बनाने में आपने लगा दिया। तो एनर्जी क्या मिली और लगाया क्या आपने, उसको कन्वर्ट किस में किया। तो ये अल्केमी है। अल्केमी उसको नहीं बोले कि आपको गुस्सा आया और आपने घूंसा मार दिया, तो आपने बेसिकली एक एनर्जी को उसी एनर्जी में रिस्पॉन्ड किया, आपने उस एनर्जी को बदला नहीं, चेंज नहीं किया। सन, जैसे कि एक प्लांट होता है, वो सनलाइट को बदल के अपने को ग्रो करता है और उसके बाद फ्रूट करता है। तो ये नेचुरल अल्केमी है, इट इज़ अ नेचुरल अल्केमी। सो अल्केमी मीनिंग कि कोई एक एनर्जी आपको किसी भी तरीके की सैडनेस मिली है, आपने उसको क्रिएशन में चेंज कर दिया। अब कोई एंग्री हो तो जैसे रैपर्स होते हैं, वो रैप पीसेस मोस्टली दे आर चैनलिंग देयर एंगर, देयर फ्रस्ट्रेशन, कि जो भी वो सोसाइटी में चेंज करना चाहते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द सोसाइटी अबाउट सर्टेन थिंग्स, वो अपने वर्ड्स में उसको रैप पीस में दे रैप अबाउट इट। तो वो एक अल्केमी है कि इंस्टेड ऑफ कि सोसाइटी में जाकर गाली गलौज करना या किसी का कॉलर पकड़ के कि तूने ऐसा क्यों किया, वट एवर इट इज़, तो इंस्टेड ऑफ दैट दे क्रिएट अ रैप पीस आउट ऑफ इट, कि उन्होंने अपनी बात भी कही बट इट्स अ रैप पीस, इट्स अ एनर्जी ऑफ क्रिएशन, इट्स नॉट एनर्जी ऑफ एंगर, बिकॉज एनर्जी ऑफ एंगर रिसीव हुई बट यू क्रिएटेड आउट ऑफ इट, यू जो निकला रिजल्ट वो एनर्जी ऑफ क्रिएशन है। तो दैट इज एल्केमी। सो ये एंग्स को रॉक बॉटम में फील हुआ, एंड व्हेन शी लर्न द एल्केमी, फर्स्ट थिंग दैट नॉक्स योर डोर इज होप। सो होप, और खैर मेरे सारे कैरेक्टर्स काफ़ी फेवरेट है, आई कांट डिसाइड कि मेरा कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है। Transform the energy of darkness into energy of creation. My God, Hope talks too much. Yes, Hope talks too much. Well, you don't have a mouth. Well, I'm Hope, and I carry the energy of boosting, not answering. Obviously, ये उस डार्कनेस में जब सबसे पहले कैरेक्टर्स जिसको इसने अवेकन किया, एंग्स ने जिस एलिमेंट को अपने अंदर अवेकन किया उस रॉक बॉटम में, तो वो पहली एलिमेंट जो थी वो थी होप। तो होप से भी फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछते कि मेरा मुंह क्यों नहीं है, मतलब सब पूरा बॉडी पार्ट है पर वाई देयर इज़ नो माउथ, मैं बोल क्यों नहीं सकती हूँ। तो होप अगेन सेज कि वो जो एनर्जी है इट इज़ फॉर बूस्टिंग, होप इज़ एन एनर्जी ऑफ बूस्टिंग। होप में इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होती है। व्हेन यू होपफुल यू कांट थिंक अबाउट रीजनिंग, यू आर जस्ट इंथुजियाज्ड अबाउट समथिंग, कि आपको बहुत जोश फील होता है, आपको उस टाइम पे लॉजिक फील नहीं होता। तो होप इज़ नॉट द एनर्जी ऑफ आंसरिंग, और किसी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के लिए होप नहीं होती। होप इज़ फॉर रिचार्ज, फॉर बूस्टिंग। Maybe I can. Wow, you have awakened introspection, and you're healing faster than I thought. So tell me, why you need a mouth? What's the first thing you'll do once you have it? This is the most funny response. It is very authentic. You'll say bad words and punch people in the faces? First thing, if you haven't spoken for years, आई थिंक पहली चीज़ आप करोगे कि आप गंदे वर्ड्स बोलोगे और सबको एक एक घूंसा मार के आओगे जिन जिन लोगों ने आपको पिस ऑफ किया है। सो इट्स अ वेरी ऑथेंटिक रिएक्शन कि येस, फर्स्ट थिंग जब इंसान बोलना चालू करेगा इतने बहुत दबे हुए गुस्से के बाद, तो आई थिंक फर्स्ट थिंग तो यही होगा। ओके, मूविंग ऑन।
That's a worse way to use a gift Worst like way. freedom of speech. Exactly, freedom of speech. Again, this is a call for alchemy कि आई थिंक सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल का अल्केमिस्ट होना चाहिए. एनर्जी ट्रांसमिटेशन कहीं ना कहीं आनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ नॉट अबाउट टॉक्सिकेटिंग द एग्जिस्टिंग टॉक्सिक इन्वायरमेंट. आप ऑलरेडी टॉक्सिक हैं चीज़ें, उसको और टॉक्सिक करना, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहते. फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी एक ओनरशिप होती है कि if you're speaking something really clear and you want to sound liberated, अगर आपको liberated sound करना है तो still आप responsible होते हो कि आप जो भी जिस तरह की भी wordings use करो, जिस तरह की भी बात आप बोलो, you talk to people, you always come up with solutions, not more problems. problem लेके मत आओ. एंग्री स्पीचेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोलते. फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी आप ग्रेसफुल अपने आप को ला सकते हो. यू कैन ब्रिंग ग्रेस अपॉन योर सेल्फ. तो येस, यू विल से बैड वर्ड्स एंड पंच पीपल इन द फेसेस. दैट्स द वर्स्ट वे टू यूज़ अ गिफ्ट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच. मेरे इंट्रोस्पेक्शन ने मेरे को ही ट्रोल कर दिया. You were asking about how will you release नेगेटिव इमोशंस then? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. नेगेटिव इमोशन को रिलीज़ करने के लिए आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक कि गुस्सा होना या एंग्री होना या किसी को घूंसा मारना ही रिक्वायर्ड है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आप नेगेटिव इमोशंस को बहुत तरीके से चैनल कर सकते हो, बहुत तरीके से, लिटरली. जैसे जिमिंग का ही वो एग्जाम्पल है कि यस, जिमिंग इज़ अ ग्रेट एक्टिव अनटिल अनलेस यू ओवर डू इट. आई डोंट सजेस्ट कि कोई भी चीज़ यू शुड ओवर डू इट, बट येस, जिमिंग इज़ अ नाइस एक्टिविटी कि हाँ, आपने गुस्से को जिम करके वो कर रहे हो. और इनफैक्ट जिमिंग से भी अच्छा योगा करके, मेडिटेशन करके, वो ज़्यादा अच्छी आपकी नेगेटिव एनर्जी चैनलिंग होगी. क्योंकि जिमिंग अगेन थोड़ा सा एग्जॉस्टिक हो जाता है इफ़ यू ओवर डू इट आफ्टर सम पॉइंट. सो येस, थोड़ा बहुत एल्केमी सबको आना चाहिए. This is the worst rhyme piece I have wrote in this video. The way she sang, the way I sang in that video is pretty hilarious. But what she sang in this little fraction of the video is, right questions bring the right answers. An opportunity mimicking chaos always awaken the inner typhoon dancer. टाइफून डांसर, चूँकि मैं उसका रेफरेंस आगे भी आएगा, तो टाइफून डांसर से तो मैं कृष्णा को ही मतलब सोचती हूँ. मेरे दिमाग में फर्स्ट इमेज कृष्णा की आती है, क्योंकि वही आई थिंक है हु इज़ केपेबल इनफ टू डांस इन द सेंटर ऑफ अ टाइफून. तो यहाँ पे जो बेसिकली है, राइट क्वेश्चंस ब्रिंग द राइट आंसर्स. सो यहाँ पे जो ये चीज़ है कि राइट क्वेश्चंस ब्रिंग द राइट आंसर्स. अगर आप वाकई अगर आपकी क्यूरोसिटी, आपके अंदर चक्रास हल्के भी एक्टिवेटेड होते हैं, आपके क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे. यू ऑलवेज आस्क द मोस्ट राइट क्वेश्चन दैट इज़ बेनिफिशियल टू योर ओन सोल. आपकी अपनी सोल के लिए जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आप अपनी ही सोल को चैनल करने लग जाते हो. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जो आप अभी सोच रहे होगे जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि मोस्टली जो इंसान होता है वो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपने ईगो माइंड में बिताता है. इसीलिए उसके हर एक क्वेश्चन वो एक लिमिटेड माइंड सेट के अंदर ही होते हैं और उसकी लाइफ भी लिमिटेड होती है. बट जब आपकी अवेकनिंग होती है, आपके स्पिरिट की अवेकनिंग होती है, आप अपने हायर सेल्फ की तरफ जाते हो, आप राइज करते हो, आपकी स्पिरिट राइज करती है, तो आपके क्वेश्चंस का होराइजन बढ़ता है, आपके क्वेश्चन का साइज बढ़ता है. आप अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर के क्वेश्चन करने लगते हो. यू इवन स्टार्टेड आस्किंग अबाउट योर ओन एग्जिस्टेंस. मतलब कि अभी आप 10 to 5 जॉब कर रहे हो और अभी ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में क्लिक करता है कि मैं हूँ कौन, मैं एक्चुअली हूँ कौन. सो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस. तो राइट क्वेश्चंस ब्रिंग द राइट आंसर्स. एन अपॉर्चुनिटी मिमिकिंग केओस. अक्सर जो होता है ना वो बहुत क्योटिक और बहुत ही मतलब बहुत ही वैसी एंग्शियस सिचुएशन, बहुत ही टॉक्सिक या ओवरवेलमिंग सिचुएशन
एक चीज़ बहुत अच्छी करती है इंसान में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे उस इंसान को डू और डाई वाली सिचुएशन में रखती है। और जब इंसान डू और डाई वाली सिचुएशन में आता है, उसके लिटरली आई डोंट थिंक एनी ड्रग और एनी पॉट कैन अवेकन योर चक्रास द वे दैट सिचुएशन डज। कि जब, और अगर शुद्ध भाषा में बोलो तो जब किसी की वाट लगती है ना, जैसे कि अगर आप डूब रहे हो और आपने कभी भी स्विमिंग लेसन पे, जब भी आपको स्विमिंग लेसन लेने को बोला था, लाइक कि नहीं स्विमिंग तो मेरे को नहीं आती है और मुझे नहीं लगता मैं सीख पाऊँगी स्विमिंग या सीख पाऊँगा कभी। पर जब आप लिटरली डूब रहे होते हो, आप विद इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड आप तैरना सीख जाते हो। या तो क्योंकि दूसरा ऑप्शन है मरना, विच यू वोंट एक्सेप्ट। सो जो केओस है, जब वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो मोस्टली केओस का लिबादा पहन के आती है, वो एक तूफ़ान का लिबादा ओढ़ के आती है और आपकी स्पिरिट को पहले झकझोरती है, उसके बाद बिल्कुल जागृत कर देती है। सो दिस इज़ वॉट दिस लिटिल राइम पीस इज़ ऑल अबाउट। Okay, that was off. That was really off. Normal mouth, only able to quench your thirst. Your kiddo over here. Another favorite character of mine, Inner Child. Inner Child to the rescue. So kiddo, you got that brush? I'm literally embarrassed about this dubbing. Hairbrush. No? It's a toothbrush. No? That brush, kiddo. That brush, kiddo. The blah? The blah. I'm loving the dragonfly and the butterfly, you know. और इनर चाइल्ड, अगर आप सब कैरेक्टर का वो देखोगे, होप इज़ फायर एलिमेंट, इंट्रोस्पेक्शन इज़ ब्लू, बिकॉज ब्लू फॉर मी, वाई मंडेज आर ब्लू, बिकॉज दे फोर्सेज यू टू वर्क, मतलब आपका वीक वर्क से चालू होता है और आपको दिमाग लगाना पड़ता है उस काम में, दैट इज़ वाई मंडेज आर ब्लू। ब्लू से थिंकिंग का कलर होता है, so when you think a lot, and especially when the days are blue, why? Because you're thinking too much, you're thinking sad about it. So blue से मैंने introspection को कलर किया है। होप मैंने फायरी येलो, बिकॉज होप मेरे को मशाल की तरह लगती है कि जब आपकी आत्मा में एक मशाल जलती है, आप होपफुल होते हो किसी चीज़ को लेकर के, तो दैट्स वाई आई पिक्ड येलो फॉर इट। इनर चाइल्ड के लिए क्यूट लिटिल पिंक, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ गर्लिश कलर एंड इट इज़ अ वेरी किडिश काइंड ऑफ अ कलर। बट इनर चाइल्ड के आसपास मैंने बटरफ्लाई और मैंने ड्रैगन फ्लाई, इन दोनों का यूज़ किया है। सो वो दर्शाता है एक्सट्रीम इमेजिनेशन, क्योंकि इनर चाइल्ड में ही वो पावर है विच कैन थिंक बियॉन्ड। अक्सर अडल्टिंग जो होता है, बड़े होने का प्रोसेस, व्हेन यू आर बिकमिंग एन अडल्ट, पीपल ऑलवेज गेट मिसलेड, मतलब वो हमेशा उनको ये धोखा होता है कि हमको इन अ सेंस पीछे छोड़ना होगा, हमको बच्चे जैसा बिहेवियर पीछे, दैट इज़ फाइन, बच्चे जैसा बिहेवियर चलो ठीक है, यू एक्ट लाइक अ मैच्योर पर्सन, बट अपना इनर चाइल्ड मारना, दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी एडवाइस। यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल अडल्ट एंड स्टिल यू कैन बी लाइक अ किड एंड यू कैन थिंक लाइक अ किड, बिकॉज जितनी इमेजिनेटिव पावर एक किड में होती है उतनी अडल्ट में नहीं होती। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, किड का जो हार्ट चक्रा होता है बहुत ही ओपन होता है, उसका जो क्राउन चक्रा होता है वो उतना ओपन नहीं होता, उसके लॉजिकल रीजनिंग्स वगैरह उतने नहीं होते, बट उसका हार्ट चक्रा, आपकी जितनी क्रिएशन है, जितनी जो बोलते हैं इमेजिनेशन है, जो होराइजन है आपका, जहाँ तक आप सोच सकते हो, वो आपके हार्ट से जुड़ा है। कौन सी चीज़ कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, ये सारा लॉजिकल रीजनिंग है आपके क्राउन से जुड़ा है, क्राउन चक्रा। सो व्हेन यू बिकम अडल्ट, ये चीज़ क्लोज होने लगती है, ये चीज़ ओपन होने लगती है। दैट इज़ वाई यू आर, मतलब आप ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग में पड़ जाते हो और यू स्टार्ट बिलीविंग लेस।
कि आपको सबके सबूत चाहिए होता है, सब चीज़ों के सबूत चाहिए होता है, गॉड की एग्जिस्टेंस का सबूत चाहिए होता है, कोई चीज़ कैसे काम करी उसका सबूत चाहिए होता है, जो दिखता है वही रियल है, जो नहीं दिखता वो एक किड के लिए जो नहीं दिखता वो ज़्यादा रियल होता है, ट्रस्ट मी। एक किड एक अपने इमेजिनेटिव कैरेक्टर से बात करता है, एक किड की इमेजिनेशन मतलब वो रॉकेट लॉन्च करता है डायरेक्ट मार्स पर ही उतरता है उसका रॉकेट। तो एक किड का जो इमेजिनेशन पावर होता है ना, वो उसका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टूल होता है। सो ड्रैगन फ्लाई और बटरफ्लाई मैंने उस जो इनर चाइल्ड के ऊपर लगाए हैं, उसका बेसिकली रीज़न यही है कि वो उस एक्सट्रीम इमेजिनेशन है, और जहाँ इमेजिनेशन होती है मैनिफेस्टेशन भी वही होती है। ये आपने ज़रूर सुना होगा कि यू कैन ओनली क्रिएट दोज थिंग्स दैट यू कैन इमेजिन। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते आप क्रिएट नहीं कर सकते, ट्रस्ट में। अगर आपका इमेजिनेशन का होराइजन छोटा है, मतलब 10 to 5 जॉब तक की है, या किसी लिमिटेड एरिया तक की है कि जहाँ तक आज सोसाइटी ने आपको स्पून फीड किया, अगर वहाँ तक ही है तो आपकी रियलिटी भी वहीं तक सीमित रहेगी। आप शेप शिफ्ट नहीं कर पाओगे, आप एल्केमी तो कर ही नहीं सकते इफ़ यू कांट इमेजिन। अगर आपका इमेजिनेशन का होराइजन आपका एक स्टेप आगे नहीं जाता है तो। सो देयर कम्स द इनर चाइल्ड। और इनर चाइल्ड को अपने व्हेन यू आर ग्रोइंग अप गलती से भी मत मारिए। बी एज स्टूपिड, एज प्लेफुल, एज इमेजिनेटिव एज पॉसिबल, इवन इफ यू आर 60, नो इशूज इन दैट। लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन। सो यस, मेरा इनर चाइल्ड जो है मेरी सबसे बड़ी शील्ड है। जब इस इनर चाइल्ड ने वो ब्रश दिया, एक्चुअली मुझे भी उस लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन ने इट सेव्ड मी फ्रॉम फॉलिंग इनटू डिप्रेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं आई हैव टेस्टेड दैट डार्कनेस, मैंने उस डार्कनेस को टेस्ट किया है, और वो डार्कनेस उतनी एक्सट्रीम ना हो तो आई गॉट ब्लेस्ड विद द लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन। मुझे क्रिएट करने में, जैसे कोई कॉमिक बनाना हुआ, कोई कैरेक्टर बनाना हो, कोई स्टोरी टेलिंग हुई, मुझे उसमें ज़ोर नहीं आता था, बिकॉज आई वॉज चैनलिंग द लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन कि क्रिएट कैसे करते, इमेजिन कैसे करते। तो ये इनर चाइल्ड ने बेसिकली मल्टी कलर्ड का एक ब्रश मुझे ऑफर किया है, और उसी ब्रश से वो मेरा लिप्स बनाती है। There you go. So how you are feeling? और भाई साहब, जब आप चैनल करते हो, ट्रस्ट मी, यही थंडर और यही तूफान आता है जब आप चीज़ें चैनल करते हो ना, जब आप एकदम से आपकी चैनलिंग होती है, एकदम से आप, एक वर्ड होता है इंट्यूटिव राइटिंग, और ये मैंने बहुत किया है। स्पेशली एट नाइट आई डू दिस अ लॉट, कि जब दिन में मैं सोच के लिखती हूँ, मुझे एक लाइन नहीं आती, एक कोटेशन मैं नहीं लिख पाती जब मैं बहुत सोच के दिमाग यूज़ करके लिखती हूँ। बट जब मैं किसी वाइब्रेशन में होती हूँ, जब इंट्यूटिवली मुझे कुछ चैनल हो रहा होता है, सम वर्ड्स मतलब एक के बाद एक अच्छी लाइनें आती हैं, तब मैं इतना लिख जाती हूँ कि मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाती कि मैंने इतना लिखा है। तो जब चैनलिंग आपकी उस मेन सोर्स से, जो हायर सोर्स है, जो कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब कि मैं कहीं ना कहीं हम सबको, जैसे एक बड़ा बूंदी का लड्डू है और हम सबके अंदर वो छोटी छोटी बूंदियाँ हैं, तो जब आप उस बड़े बूंदी के लड्डू से आप चैनलिंग करते हो ना, तो वो उसकी बात ही अलग होती है, वो क्रिएशन ही अलग लेवल का होता है। आप उसमें कोई भी क्रिएशन का प्रिंसिपल, बैलेंस, हार्मनी, रिदम, आप कुछ नहीं, वहाँ लॉजिक काम करता ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ आपको जो फील हुआ है वो आप धड़ 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 करते चले जाते हो बस, उसमें आपको कुछ भी मतलब वहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते, क्योंकि आपकी चैनलिंग उस मेन सोर्स से होती है। Hi. कितनी जोर से बोलिए हाय। ये Sorry, I spoke for the first time in ages. Hey, introspection. Everything is back to what it was. We are back into life, but why am I still wearing darkness? You really think we're into light? Dear, the light you see is coming from your inner child. We're still walking through the dark. This is so true. Inner child direct channels the divine. ये आगे बोलेगी भी. Your aura is blue. Hope's aura is yellow. So by looking at my inner child, shouldn't be pink? It's because inner child directly channels the divine source.
Often the human tends to suppress it brutally in order to welcome the adulthood, which in result pushes the human far, far away from the divinity. ये बहुत सच है. मोस्टली आपका फेथ आगे आने वाली लाइफ में, और अगर आपने नोटिस किया होगा, चाहे मैं गॉड वर्ड जल्दी से यूज़ नहीं करती, मैं सोर्स यूज़ करती हूँ, मैं हायर पावर यूज़ करती हूँ. गॉड से मुझे लगता है कि हमने किसी चीज़ को पेडिस्टल पे रख दिया है. नहीं, वो चीज़, और वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि वाई सोर्स इज़ अ बेटर वर्ड दैन कॉलिंग इट एज गॉड. तो ये आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि जब आप सोर्स से, आपकी हाईएस्ट चैनलिंग कब होती है, आपका हाईएस्ट कनेक्शन कब होता है? आइदर जब आप छोटे छोटे होते हो और जब आप लिटरली बुढ़े होते हो. बीच में जब आपका स्ट्रगल टाइम होता है या छोटे से थोड़े से बड़े होते हो, तब आपका कनेक्शन उसके साथ अच्छा होता है. लेकिन बीच में जो स्ट्रगल टाइम होता है, वहाँ पर जब आप ग्रो करते हो, जब आप अडल्ट बनते हो, वहाँ पे यू कम्प्लीटली लूज द फेथ. तो यहाँ पे बेसिकली मेन रीज़न ये है कि यू आर मोर इनटू योर ईगो माइंड दैन योर स्पिरिट माइंड. और स्पिरिट माइंड जो होता है वो बेसिकली आपके इनर चाइल्ड को चैनल करता है. इट कम्प्लीटली चैनल्स योर इनर चाइल्ड. इनर चाइल्ड ही जो है, जो विच कैन थिंक बियॉन्ड. क्यों बोलते हैं कि किड्स आर मोर क्लोजर टू गॉड? बच्चे गॉड के ज़्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि उनका दिमाग ही उस लेवल का नहीं, दिमाग कंप्लीटली शट डाउन होता है, उनका ईगो शट डाउन होता है. वो जो 24 घंटे वाली आवाज़ है वो उनके दिमाग में नहीं बजती, जो एक अडल्ट के दिमाग में बजती है. ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड एवरीथिंग, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के को छोड़ के एवरीथिंग, सब चीज़ें एक अडल्ट के दिमाग में बजती रहती कॉन्टीन्यूसली. क्यों? क्योंकि वो अपने लॉजिकल माइंड से चीज़ों को देख रहा है. इनर चाइल्ड के अगर फ़िल्टर लगा करके देखेगा या इनर चाइल्ड का फ़िल्टर यूज़ करके देखेगा तो उसे अपना होराइज़न बहुत बड़ा दिखेगा, उसको अपनी इमेजिनेशन काफ़ी आगे तक दिखेगी, उसका कनेक्शन लिटरली डिवाइन से कभी ख़त्म ही नहीं होगा. क्यों एक बुढ़ा इंसान या जब बुढ़ापे में आते हैं तो क्यों आपका कनेक्शन डिवाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि तब आपका इनर चाइल्ड दोबारा सांस लेता है, तब आपका ईगो माइंड दोबारा शट होता है, क्योंकि आपके ऑर्गन्स उतने अच्छे से काम नहीं करते. तो आपका जब दिमाग शांत होता है, बिल्कुल शट डाउन वाले मोड में होता है, तब आपका हार्ट एक्सपैंड करता है. तो आपका हार्ट का कनेक्शन एकदम से उस गॉड के साथ हो जाता है. दैट्स वाई दीज 2 स्टेजेस, वाइल बीइंग अ किड एंड वाइल बीइंग एन ओल्ड एज पर्सन, इस 2 स्टेज में आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत कमाल का होता है. बीच के स्ट्रगल स्टेज पे जो आप इनर चाइल्ड की लिटरली हत्या कर देते हो, तब आपने लॉजिकल माइंड भी होते हो, तब आप कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड होते हो, कम्प्लीटली लॉस्ट होते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेस्ड होते हो. तो वो चीज़ वही है कि यू आर नॉट चैनलिंग योर इनर चाइल्ड. बिकॉज आई डोंट नो हु मेड इट कूल, कि किसने ये कूल बनाया कि अडल्टहुड मतलब यू नीड टू बिहेव लाइक एन अडल्ट. नो, that's not needed. You need to be responsible like an adult. Behave like an adult क्या होता है? ये कौन सी गीता में या बाइबल में या कुरान में किस में लिखा है कि behave like an adult? There is no such thing behave like, मतलब कि इस एज पे आपको ऐसा behave करना है, इस एज पे ऐसा behave करना है, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कोई मैनुअल कभी बना ही नहीं है. So don't fall for that trap. So when will I get back to my normal self? Feeling manifest self-healing. How will I do that? When you hug that guy. You're getting right. It's time you should have it. Now take a closer look. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि when the introspection says कि take a closer look, तो जो दूरबीन देती है उसके ऊपर लिखा होता है एपिफनी. जब आपकी स्पिरिट अवेकनिंग स्ट्रक्चर में जाती है, अवेकनिंग जब उसकी होती है, तो एपिफनी इज़ अ वेरी गुड साइन कि आपको ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर आपको एक आइडिया स्ट्रक करता है, एक थॉट स्ट्रक करता है, एक सोल्यूशन जिसको आप कितने सालों से ढूंढ रहे होते हो. ये चीज़ आपको तब होती है जब आपकी स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज पे एक कदम से दूसरे कदम से तीसरे कदम ऊपर की तरफ जाती है. तो एपिफनी होता ही यही है कि आपके माइंड ने कोई सोल्यूशन नहीं रखा है, आपको उस एनर्जी ने, जो एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, वो आउट ऑफ नोवेयर आपके दिमाग में जगह बनाते हुए आप तक पहुंचती है और सडनली एक सोल्यूशन आपको
ऐसे ही बस मिल जाता है इन अ थिन एयर। That's me. Broken me. me. That's your wounds that you left to rot in the dark. My God. माइंड मॉन्स्टर्स आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड टू द एक्सट्रीम आपके सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो। ये मॉन्स्टर्स नहीं है, ये कभी मॉन्स्टर्स थे ही नहीं, ये माइंड मॉन्स्टर्स बन गए। ये बेसिकली वो वूंड्स थे, वो घाव थे जिनको भरने की बजाय आपने ढक दिया। माइंड मॉन्स्टर्स जैसे कि आप घर में सफाई करते हैं ना, और प्रॉपर सफाई क्या होती है कि आपने पूरा कचरा उठाया और घर का सारा कचरा आपने लिटरली बाहर फेंका, ग्रीन डस्टबिन में, ब्लू डस्टबिन में, वट एवर इट इज़, पर आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके उसे बाहर फेंका, घर से प्रॉपर बाहर निकाला। उसे एक्चुअल क्लीनिंग बोलते हैं और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसे एक्चुअल हीलिंग बोलते हैं। बट माइंड मॉन्स्टर्स तब आते हैं जब आपको लगता है आपने सफाई की, पर आप एक्चुअली आपने क्या किया होता है, आपने वो जो कारपेट होती है उसी के अंदर सारा कचरा आपने छुपा दिया होता है। यू डिडंट एक्चुअली क्लीन द हाउस, यू जस्ट मूव्ड इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और आप वहाँ पे आप इकट्ठा करते गए। पाइल के आगे पाइल के ऊपर पाइल आपकी बनती चली गई। तो वूंड्स वही होते हैं कि जब आपको कोई ट्रॉमा मिलता है, आपको कोई वूंड मिलता है, उसको हील करने की बजाय, उससे डील करने की बजाय, यू जस्ट मतलब ये हर कोई दे जस्ट टेंड्स टू फॉरगेट कि भूल जाओ उसे बस भूल जाओ। वक्त के साथ साथ उस पर एक रेत की एक परत चढ़ जाएगी एंड वो घाव गायब, वो गायब नहीं होता। कोई भी घाव कभी भी गायब नहीं होता। वो या तो किसी बॉडी इशू में कन्वर्ट होता है, फिजिकल इशू में कन्वर्ट होता है, मेंटल इशू में कन्वर्ट होता है। बॉडी की अपनी एक लैंग्वेज होती है। बॉडी जब क्राइसिस में आती है तो उसकी अपनी लैंग्वेज, वो ABC में बात नहीं करती, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। जब इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या वट एवर इट इज़, जहाँ से भी अगर आप पता करते हैं, यूट्यूब या जो भी रिसोर्स से पता करते हैं, मोस्ट बॉडी पेन्स एक्चुअल पेन नहीं होते, वो आपकी रॉन्ग इमोशनल चैनलिंग की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जब एक टाइम पे बहुत डर लगता था, छोटे में भी, आई वॉज कम्प्लीटली स्केर्ड ऑफ समथिंग, तो मेरे कॉन्स्टेंटली स्टमक पेन होता ही रहता था। और आफ्टर सर्टेन पॉइंट कि जब मैं एक्चुअली बहुत हेल्दी मेंटल स्टेट में आई तो स्टमक पेन गायब हो गया। पर जब होता था स्टमक पेन तो किसी मेडिसिन से गायब नहीं होता था, वो तब गायब होता था जब आई वॉज बीइंग मतलब मुझे कोई कंफर्ट जोन में जब उस टाइम पे रखा जाता था, चाहे मेरी मदर मुझे कडल करके रखे या वट एवर इट इज़, तब वो गायब होता था, वरना वो नहीं गायब होता चाहे कोई भी मेडिसिन लगा लो। तो बॉडी की अपनी लैंग्वेज होती है। अगर आपको कॉन्स्टेंटली कहीं पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मेडिकल इशू हो, इट कुड बी एन स्पिरिचुअल इशू जो आपने बहुत पहले ही अपने अंदर डीप डाउन यू बरीड इनसाइड, यू कम्प्लीटली मतलब लॉस्ट टच ऑफ इट, और वो फिर कोई ना कोई इशू बन के आता है। या कोई ट्रॉमा आपको मतलब ट्रॉमा का ऐसा जो डीप रूटेड ट्रॉमाज होते हैं ना, जो अनहील्ड ट्रॉमाज होते हैं, उनका ऐसा असर होता है कि आपके एंगर पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। व्हेन यू आर एंग्री यू कम्प्लीटली लूजेज योर माइंड, आप अपने कैरेक्टर का ग्रेस पूरा खो दोगे। बट व्हेन यू कम बैक टू ग्रेस आपको लगेगा ही नहीं आपने मतलब गुस्सा किया है। ये साइट ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी भी हो जाता है। यू कम्प्लीटली स्टॉप रेजोनेटिंग विद दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ कि मैं तो गुस्सा करता ही नहीं, पर ऑन द कॉन्ट्ररी आप चलते फिरते डेविल हो। तो ये चीज़ है कि जब ट्रॉमा को आप किसी भी तरह के ट्रॉमा को, एंग्जाइटी, किसी भी तरह की इशू, किसी भी तरह का इमोशनल इशू, स्पेशली इमोशंस की चैनलिंग बहुत ज़रूरी है। तो इमोशनल इशू किसी भी तरीके का होता है तो आप उसे मतलब यू सिट विद इट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ये है कि यू सिट विद इट, आप उसको डील करें, उसको समझें, उसको ज़बरदस्ती सप्रेस करके उसको, क्योंकि स्प्रिंग भी जो होती है ना वो अगर ज़्यादा प्रेस करो तो डबल फोर्स से उछलती है। जो ट्रॉमास भी स्प्रिंग की तरह ही होता है, अगर आप उनको बहुत प्रेस करके अंदर दबाएंगे तो वो स्प्रिंग की तरह उछलेंगे और फ्यूचर में आइदर यू बिकम नार्सिसिस्ट, you become gaslighter, whatever it is, and
जो ट्रॉमा से आप ग्रसित हुए हो वो आप अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को दे देते हो. सिंपल एज दैट. Hey, hi, don't you dare! How dare you showing up like that? You were supposed to be here when the darkness was taking over me. But all you did was to live in denial and wait for someone else to drag you out of your misery. That's not how darkness functions. Once it gets inside, it's your job to shed light and heal it from the roots. So true. जब भी हम कभी डूबते हैं तो हमेशा एक सेवियर को ढूंढते हैं कि जो आए और हमें बचाए. इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी कि ट्रॉमा से भागना एक्चुअली क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, आपका ब्रेकअप हुआ, बहुत सीवियर ब्रेकअप हुआ, एंड विद इन अ मंथ आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो. दैट इज़ रनिंग अवे फ्रॉम अ ट्रॉमा. कि आपने उस ब्रेकअप को पॉज दे करके उसके साथ यू डिडंट मेक पीस. इंस्टेड यू जंप फ्रॉम वन टॉक्सिक साइकिल टू अनदर. और उसमें हमें लगता है कि अच्छा नया पर्सन है तो नई स्टोरी होगी. नहीं, सेम स्टोरी विल गेट रिपीटेड. वाई? बिकॉज उसमें सामने वाले का दोष नहीं होगा. इट्स बिकॉज यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर ट्रॉमा. और वो ट्रॉमा बार बार आएगा until unless you heal it from the root. You make peace with it. You accept it. Whatever been lost. हम एक्सेप्ट नहीं करते कई बार, तो हम एक साइकिल में फंसे रहते हैं. कॉन्स्टेंटली उस साइकिल को रिपीट करते रहते हैं. No love bond is your ally but you. You took years to realize this. Always been a victim and waited for an outside source to rescue you. Never took matters in your own hands. People hurt you outside and you punish me inside. Self-sabotage बहुत होता है when you get traumatized. And now you wonder why you're being hunted by these mind monsters. You're rot too, the way you're rot. Introspection help. What the? She's all set to knock me down. What am I supposed to do now? Can't stay wounded forever. यहाँ पे वो फर्स्ट डिसीजन लेती है. यहाँ पे उसकी एक्चुअली डिसीजन टेकिंग पावर बहुत बढ़ जाती है. व्हेन शी सेज कैन स्टे वुंडेड फॉरएवर, मतलब वो इंट्रोस्पेक्शन से मदद मांगते कि मैं क्या करूं, मतलब मैं हमेशा इस तरह इस ट्रॉमा के साथ नहीं रह सकती. तो ये उसका फर्स्ट डिसीजन होता है. जब आप अपने लिए डिसाइड करते हो कि नहीं, आप इस टॉक्सिक पैटर्न के साथ अब और नहीं रह सकते, यू वांट अ न्यू स्टोरी, यू वांट अ न्यू स्क्रिप्ट, तब वहाँ पे एक्चुअली आपकी डिसीजन टेकिंग पावर आपकी इम्प्रूव होती है. और आप डिसाइड करते हो कि भाई साहब 2 रोड्स हैं, मुझे जाना कहाँ है. लेफ़्ट लेके जा चुका हूँ, वो तो रोड घटिया निकली, अब राइट लेके जाऊँगा. वरना आप हमेशा क्रॉस रोड पे ही खड़े रहते हो इफ़ यू डोंट डिसाइड. Sounds like a solid decision that you always left swipe, Tanky. Your intro. You're not helping. Just give her the love you kept giving to others. Simple. Such a deep line. Such a deep line. किसी और की स्टोरी में अगर किसी को सुपर हीरो का रोल मिले तो आई थिंक सब लाल चड्डी पहन के मस्त केप वेप लगा के उड़ते हुए निकलेंगे. किसी और की स्टोरी में सुपरमैन बनना लोगों को बहुत पसंद है. मुझे भी. बीइंग एन एम्पैथ, आई लव टू रेस्क्यू एंड फिक्स पीपल. बट अपनी स्टोरी में आप इतने बड़े विलन बन जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो प्यार आप दूसरों को बांटते फिरते हो, जो प्यार और लव और कंपैशन से आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपकी सोल एक मोमेंट पे वही क्रेव कर रही होती है और वो आप अपने आप को देना भूल जाते हो. मृग तृष्णा, मतलब कि जो मृग है वो पूरे जंगल में वो स्मेल ढूंढ रहा है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, उसी की अपनी नाभि से आ रही होती है. Seems quite receptive though. Just try. And finally, she makes peace with her wounds. Now I know you're a part of me. I acknowledge you and I'd be willing to sit with you. We're into this together. And we'll fix it together.
अब यहाँ पे इसका जो माइंड सेट है, व्हेन शी स्लोली बीइंग अवेकेंड, उसके सारे पार्ट्स, उसके सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं, तो वो प्रॉब्लम सेंट्रिक माइंड से अब सोल्यूशन सेंट्रिक माइंड में आ रही है। अब उसकी जो वोकैबलरी है, उसकी जो वर्डिंग्स है, वो प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस नहीं पूछ रही, वो सिंपली ये बोल रही है कि वी विल फिक्स इट टुगेदर। फिक्सिंग जो है आपके अपने अंदर, वो एक वर्ड मतलब आने लगता है, एंड इट इज़ अ गुड साइन व्हेन यू यूज़, जब आप अपने आप से बात करते हो तब आप फिक्सिंग वर्ड यूज़ करते हो, विल फिक्स इट टुगेदर, तो वो चीज़ रियलिटी में भी कन्वर्ट होती है। It's really blah. She never say anything else but blah. Healing never says anything. She just does her work very quietly. Welcome back. और हीलिंग होती भी बहुत शांति में। इनफैक्ट जब आपकी हीलिंग होती है या आप जब हीलिंग मोड पे आते हो, आपको अक्सर देखा होगा आप आइसोलेट हो जाते हो, और इनफैक्ट आप हो नहीं जाते, आप खुद को कर देते हो, क्योंकि आपको वो टाइम ऑफ की बहुत ज़रूरत होती है, आपको रिजुविनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आपकी बैटरी बेसिकली बिल्कुल मतलब 15-10 फिर 5% पे आ जाती है, तो आपको अपनी बैटरी रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो कभी भी ऐसे लाइफ में ऐसे मतलब आइसोलेशन आए, तो आई थिंक इट्स अ कॉलिंग फॉर हीलिंग सर्टेन एरियाज ऑफ योर स्पिरिट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट डेफिनेटली इट्स वर्थ वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि आई टॉक्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है। प्लीज़ वेट फॉर पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीडियो, माई जर्नी टू हायर सेल्फ, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।